We remember what we want to forget and we forget what we want to remember. हम जो याद रखना चाहते हैं अक्सर हम वो भूल जाते हैं, और हम जो भूलना चाहते हैं अक्सर वो हमें याद रहता है। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय पुनीत जैन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस की, जो आपने देखा होगा, और हम इसके ऊपर थोड़ा सा कैसे अब स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्योंकि अब पढ़ना तो है ही है और अच्छे से पढ़ना है। अब देखें सिलेबस को, अपन देखें पार्ट फर्स्ट जो आप देख सकते हैं, ग्रामर एंड यूसेज। क्लियर? अब यहाँ पर जो ग्रामर एंड यूसेज की बात की जाएगी, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जनरल ग्रामर आती है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल आएगा, डिटर्मिनर आएगा, एंड आएगा, और अब जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इन जनरली सभी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और ए एंड द के 3-4 ब्लैंक भी आ जाते हैं। हालांकि कभी कभी तो हमें उस ऑप्शन से मदद मिल जाती है कि एक ब्लैंक भी अगर प्रॉपर हम सही लगा ले तो बच्चे कुछ ऑप्शन से पता लग जाता है, पर 4 अगर ब्लैंक हो तो चारों जगह प्रॉपर आर्टिकल लगाना तो हमें आना ही चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल प्रेपोजिशन ऐसे टॉपिक हैं, आप सिर्फ किताबी जो नॉलेज उसके ऊपर डिपेंड ना रहें, थोड़ा सा अखबार पढ़ें, थोड़ा सा रीडिंग करें, और जब भी कोई भी चीज रीडिंग करें आप नोटिस करें वहां किस तरीके के आर्टिकल, किस तरीके के प्रेपोजिशन प्रयोग में आ रहे हैं। टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस और यूज ऑफ प्रेपोजिशन, जो भी मैंने बात की, मॉडल ऑक्सिलरीज, तो टेंस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये लगभग एक ही सांचे में ढले टॉपिक होते हैं, जिसमें हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काफी काम करना होता है। और सेकंड ग्रेड से कुछ टॉपिक ऐसे, मतलब जो पहले सेकंड ग्रेड में आते थे, यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे ऐसे अच्छे टॉपिक, जिसमें आपको स्पोका वगैरह भी नजर आएगा। तो सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और उससे रिलेटेड जो क्लोजेस होते हैं, डिपेंडेंट क्लोजेस, इंडिपेंडेंट क्लोजेस, उनका गहनता से अध्ययन करना है। और अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, बनता जाता है, आज से कई साल पहले तक हम सीधे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम ज्यादा बोलते थे, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसको ज्यादा बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, इनका आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्टिव पैसिव का ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेजल वर्ब, मैं जस्ट आप टॉपिक बता नहीं रहा हूँ, क्या क्या हम कर सकते हैं, थोड़ी उसकी बात कर रहा हूँ, आगे बात आगे करते रहेंगे। फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा गलत होने जैसा टॉपिक होता है, क्योंकि हम याद नहीं कर पाते हैं। लुक एट का अलग मीनिंग है, लुक इनटू का अलग मीनिंग है, लुक फॉर का अलग मीनिंग है। कभी कभी उस वर्ब से उसका मीनिंग निकल जाता है, कभी उस प्रेपोजिशन से, कभी दोनों मिला के जो मीनिंग निकलना चाहिए उससे परे ही कोई अलग मीनिंग निकल जाता है। और जब हम सब साथ में देखते हैं, पुट एट, पुट इनटू, पुट ऑफ, पुट ऑन, याद भी कर लेते हैं, फिर जब चारों ऑप्शन में साथ में आ जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि इसका क्या मीनिंग था, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आधार पर उसको नहीं जोड़ते हैं। तो फ्रेजल वर्ब याद रखने का टॉपिक है, बहुत सारा याद करना पड़ता है। और दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिकल, जो मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट रखिए, सारे ग्रामर के टॉपिक में आपकी मदद मिलेगी, प्रैक्टिकल आधार पर आप सेंटेंस देखेंगे, टेंस में मदद मिलेगी, अगर आप अखबार पढ़ते हैं सभी में मदद मिलेगी वैसे तो, पर ग्रामेटिकल टॉपिक, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और आर्टिकल बड़े प्रैक्टिकल आधार पर हम उसको सीख पाएंगे। प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम तो थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब को भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं याद करने की बात ज्यादा होती है। इडियम हम उसके किसी भी इडियम का कीवर्ड पकड़ लें और कोई ट्रिक बना लें तो बड़ा आराम से याद कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स तो लिमिटेड होती हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इस तरीके से लाइफ से जुड़ी होती है, और तो लाइफ से जुड़े ऐसे वाक्य होते हैं कि हम अपने जीवन में भी उनको उतारें तो सफलता खुद ब खुद चली आए हमारे पास। फिर आपका है फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। फनेटिक कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और इसमें वर्ड स्ट्रेस कई बार ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वर्ड स्ट्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, 10-15 रूल्स की रूल्स पकड़ लें, वो सैकड़ों शब्दों के ऊपर लग जाते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करनी है अपने को एक दिन अलग से। अब देखो थोड़ा वोकेबलरी का पार्ट भी इंक्लूडेड है इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मतलब ये देने का मतलब सारी वोकेबलरी। अच्छा, कई बार बहुत सारे बच्चे ग्रामर के पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर वोकेबलरी में कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है, तो 4-5 जितने भी क्वेश्चन है सिनोनिम, एंटोनिम्स के, और वोकेबलरी कमजोर होती है तो क्वेश्चन बिल्कुल हाथ से चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वापस कह रहा हूँ, अखबार जरूर पढ़िए, इंग्लिश का अखबार पढ़िए, ये सारी चीजें पैरेलल कवर होती रहेगी। अब आप देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे हो, सिनोनिम भी पढ़ोगे, एंटोनिम्स भी पढ़ोगे, वन वर्ड भी पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ोगे, फिर जब अखबार पढ़ते हो तो नेचुरली पूरा आपका सिलेबस आपकी आंखों के सामने से एक बार रिवाइज हो रहा है। तो एक हैबिट फॉर्मेशन वाला काम करें, दिन में 5, 10, 15, 20 मिनट, जितना भी आपको उचित लगता है, अखबार पढ़ने की आदत बिल्कुल आज से डाल लीजिए। और ऐसे टाइम जब आप जनरली ये सिलेबस का के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हो, सुबह 10-15 मिनट डाल लिया है, शाम को या थोड़ा खाली टाइम में,
उस समय आप ये डालिए कि 15-20 मिनट मेरे को अखबार पढ़ना है, और नोटबुक लेके बैठे तो और अच्छा, उसमें कोई अच्छी चीज इंपॉर्टेंट नजर आई तो वो मैंने नोट कर ली। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन लेवल, तो यहाँ पर एन एक्वेंटेंस विद इंग्लिश, अमेरिकन एंड इंडियन ऑथर्स पोएट्री, ये भी मिल जाएगा, प्रोस मिल जाएगा, नोवेल मिल जाएगा, ड्रामा मिल जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में लिटरेचर का पोर्शन बहुत बड़ा है। पहले मैं गिनता था तो 17 वर्क्स आते थे, अब यहाँ पर गिनूं तो 31 आते हैं। और पुराने वालों ने अगर कभी पढ़ा है तो वो इज यू लाइक इट ही रिपीट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, बाकी कुछ पुराना नहीं है और सब कुछ नया, और सभी पीरियड, सभी मूवमेंट से जुड़े यहाँ पर आपको पोएट, ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट आपको दिखाई दे जाते हैं। अब इनमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और हमें ऐसे पढ़ना है कि ज्यादा ज्यादा हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो लिटरेचर से जुड़े व्यक्ति को हमेशा एक दो बात कहता हूँ, जैसे इसमें से कुछ चीजें हैं या कुछ वर्क्स हैं जिनके ऊपर मूवीज भी बनी है, तो वो मूवीज जरूर आप देखिए। डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको, एज यू लाइक इट के ऊपर मिल जाएगी। जहां जहां किसी कंसेप्ट के ऊपर, किसी थीम के ऊपर कोई प्रैक्टिकल चीज से हम जुड़ सकते हैं, जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए। उससे हमारे दिमाग में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक लालसा पैदा होती है लिटरेचर के प्रति। और एक जो हम आउटपुट देना चाहते हैं, तो आउटपुट देना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ लिटरेरी इनपुट्स होंगे तो हम आउटपुट दे पाएंगे, तो हमें लिटरेरी इनपुट्स हासिल करने में मदद मिलती है। तो ये सारे वर्क्स के ऊपर मैं भी आगे से आगे बात करता रहूंगा। यहाँ पर सब सब बड़े बड़े आपको इंग्लिश ऑथर्स मिल जाएंगे, आपको विलियम शेक्सपियर मिल जाएंगे, जॉन मिल्टन मिल जाएंगे, और हम बात करें चार्ल्स डिकन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है अलग अलग थीम, अलग अलग टाइम पीरियड के अच्छे अच्छे ऑथर्स की अच्छी अच्छी जो कंपोजिशन, अच्छे अच्छे जो वर्क्स हैं, उनकी बात की गई है। तो एक पूरा लिटरेचर वाला पोर्शन है। पार्ट थर्ड में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे वापस लिटरेचर आ रहा है, जिसमें आपको लिटरेचर टर्म, फॉर्म्स, टेक्निक्स, सिमिली, मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो वहां से लेकर जो लिटरेचर टर्म्स होती है, एपिक, मॉक एपिक, पैराडॉक्स तक सब मिल जाएंगी। ये करीब 15 टर्म्स हैं। उसके बाद एन एक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड और लिटरेरी मूवमेंट, और ये बी और सी, और डी पोर्शन आपका जैसा कि वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। तो वो सिलेबस तो आप देख लेंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ, तैयारी कहाँ से शुरू करें उसकी बात कर रहा हूँ। और एक बार वापस आ जाता हूँ पार्ट फोर्थ पे भी आ जाता हूँ, फिर मैं ओवरऑल बात करता हूँ। पार्ट फोर्थ में पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसमें भी थोड़ा सा बार बार परिवर्तन होता रहता है। चलो अब देखें तैयारी किस तरह करें। तो हम अलग अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो। अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो मेरा ये कहना है कि आप पूरे एंटायर सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पार्ट आप मान सकते हैं ग्रामर का, एक पार्ट आप मान सकते हैं लिटरेचर का, और एक पार्ट जो आप मान सकते हैं वो मान सकते हैं ये जो पेडागोजी वाला पोर्शन है उसको मान सकते हैं, इसमें आईसीटी वगैरह आ रहा है। और आप ऐसा कर सकते हैं, एक 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 स्ट्रेटेजी, काफी सारी अलग अलग रणनीति, क्योंकि हमें अगर शिखर तक पहुंचना है तो शिखर तक पहुंचने का एक रास्ता तो होता नहीं, कई सारे रास्ते होते हैं, और हम किसी भी रास्ते पे चले जाएं पर हम दृढ़ निश्चयी हों तो उसकी बाधाओं को पार करते करते शिखर पे पहुंच ही जाएंगे। पर हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में बढ़े तो हमारा शिखर तक पहुंचने का सफर भी बहुत यादगार हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं तो देखो, 3 पार्ट लिटरेचर से मतलब ये है कि उसमें सब आ गए, ये भी आ गए, ये सारे आपके रोमांटिज्म, ये सारे पीरियड तो आ ही गए, उधर सारे जो वर्क्स पढ़ने वो भी आ गए, और वेराइटी ऑफ लैंग्वेज को भी अपन इधर ही मान लें। तो हम क्या करें, 3 लेवल पे तैयारी करें, और मैं कहता हूँ पैरेलल ट्रैक, समांतर तरीके से करें। ऐसा नहीं कि हम पहले ग्रामर में पूरा जुट गए, फिर लिटरेचर में जुट गए, फिर पेडागोजी में चले गए, तो एक बार ग्रामर में हम पीक पे पहुंच गए, फिर वापस जब लिटरेचर पे आए तो उसको भूलते जा रहे हैं। थोड़ा सा कम से कम 2 चीजें तो पैरेलल चलाएं बिल्कुल, और 3 चीजें पैरेलल चला सकते हैं। जैसे आपके पास 7 दिन है सप्ताह में, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मॉर्निंग टाइम ग्रामर को दे रहे हैं, इवनिंग टाइम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो लिटरेचर के लिए कर रहे हैं, और सैटरडे संडे या जब भी फ्राइडे सैटरडे जो 2 दिन आप रखना चाहें, संडे मंडे जो भी 2 दिन, वो हम पेडागोजी को, या एक दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़े क्वेश्चन अच्छे आते हैं पर कोई पेपर में, पर इतना यूं नहीं कि वो ज्यादा लेंदी पढ़ते ही पढ़ते जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन आप रेस्ट के लिए भी रख सकते हैं चाहे तो, बिल्कुल रखना भी चाहिए ताकि फुल एनर्जी के साथ कर सकें। तो मेरा मानना है कि 5 दिन आप जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने दिया ग्रामर को, मॉर्निंग में ग्रामर पढ़ रहे हैं, इवनिंग में आप लिटरेचर माइंडसेट के साथ बैठे हैं और लिटरेचर को दे रहे हैं, सैटरडे या संडे में से एक दिन आपने इसको दे दिया,
पेडागोजी को हर वीक में, ताकि आपकी तीनों की तैयारी होती रहेगी। अच्छा, ग्रामर आप शुरू करेंगे बिल्कुल आर्टिकल से शुरू कीजिए, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से शुरू कीजिए। आप आर्टिकल से शुरू करिए, अच्छी बात है। और टेंस, टेंस को आप थोड़ा इस तरह पढ़िए, क्योंकि अब जो टेंस है वो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में मदद करेगा। साथ ही जो आपके टॉपिक है ना, एसवीओ, सीए और बेसिक सेंटेंस पढ़ेगा, टेंस से ही आप ये मान के चलोगे कि वो आगे जाके पढ़ने हैं, तो आपकी धार शुरू में ही तेज हो जाएगी। जो आप स्पो का जो हम बोलते हैं उसके कंसेप्ट सीखने, क्योंकि अगर आप टेंस सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो पहली क्लास से आप ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, तो वो आपको क्लोज एनालिसिस, फ्रेज एनालिसिस में आगे तक मदद करेगी। क्लियर? और थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ स्पीच तो चूंकि हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, उसको आपको पढ़ना है। और मैंने आपको बोला कि जो ग्रामर पोर्शन है उसमें वोकेबलरी और रीडिंग न्यूज़पेपर उसकी जरूर आप कीजिए। तो मैंने बोला ना कि जैसे ग्रामर आप सुबह सुबह कीजिए, तो आपने सोचा कि एक दो जितना भी आप चाहते हैं रोजाना पढ़ रहे हैं, और 5-10 मिनट आप अखबार पढ़ रहे हैं। उधर लिटरेचर का माइंडसेट, इसमें मैंने आपको बोला जैसे इवनिंग, जैसे सुबह आपने अखबार को टाइम दिया, शाम को मैंने बोला ना कि कुछ इससे जुड़ी आप चीजें आप देख भी सकते हैं, मूवीज वगैरह, ताकि आप लिटरेचर को फील कर सकें। इवनिंग में आपने ये वर्क्स पढ़े, लिटरेरी मूवमेंट पढ़ी। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करें? तो मेरा ये कहना है, देखो सबसे आसान जो मुझे लगता है इसमें, एक बार वेराइटी ऑफ लैंग्वेज को कंप्लीट कर लीजिए। आपके क्रियोल, पिजिन, कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग। कॉर्ड मिक्सिंग से शुरू कीजिए, कॉर्ड मिक्सिंग, कॉर्ड स्विचिंग, पिजिन, क्रियोल, डायलेक्ट और रजिस्टर। पहले डायरेक्टली नहीं आते थे, पर पहले भी पूछे जा सकते थे, वो कोई बहुत भारी टर्म नहीं है। तो ये बड़े आसान से टॉपिक है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो शुरुआत में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3-4 दिन में आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो एक आ जाएगा कि चलो कॉन्फिडेंस ये टॉपिक हो गया। उसके बाद फिर आप ये लिटरेरी पीरियड, लिटरेरी मूवमेंट और फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स वगैरह पढ़ के फिर आप इन वर्क्स के ऊपर आइए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर जो आप रचना पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट, जैसे अगर मेटाफिजिकल पोएट को पढ़ रहे हो, पहले आपने पढ़ लिया, तो जॉन डन को समझने में आपको मदद मिलेगी। रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पीरियड को आप पढ़ लेते हो, जैसे अपन जो देख रहे हैं कि लिटरेरी पीरियड्स है, तो रिनेसांस से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक है। और जो मूवमेंट्स हैं उसमें रोमांटिसिज्म भी आ रहा है और एग्जिस्टेंशियलिज्म भी आ रहा है। तो जैसे आप मेटाफिजिकल को आपने पढ़ लिया, तो मैंने आपको बोला कि जॉन डन को समझने में आपको मदद मिलेगी। रोमांटिसिज्म को आपने पढ़ लिया, तो किट्स वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ने में मदद मिलेगी। इसी तरह हर ऑथर किसी न किसी मूवमेंट या किसी न किसी पीरियड, किसी न किसी टाइम स्पान से जुड़ा होता है, तो उधर आप बाद में जब वो पढ़ोगे तो इधर मदद मिलेगी, इधर पढ़ रहे हो तो उधर मदद मिलेगी। तो वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद आप ये सारे सिमिली, मेटाफर भी पढ़ते हैं, लिटरेरी पीरियड से पढ़े, लिटरेरी मूवमेंट, और फिर आप उन रचनाओं के ऊपर आए जो सारी हैं।